प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ 3 जिसका शीर्षक है कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, इसका प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, यह जो शीर्षक है इससे संबंधित एक दंत कथा है और उस दंत कथा का मुख्य पात्र है कुल्लू कुम्हार। ऊनाकोटी शब्द का अर्थ होता है बच्चों 1 करोड़ में 1 कम, और यह बहुत ही मज़ेदार दंत कथा है। तो यदि आपने इस दंत कथा पर आधारित वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप देखें, लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिख करके बताएं। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। तो जैसा कि बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया है कि कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी एक दंत कथा है। दंत कथा कहने का अर्थ है बच्चों एक कहानी जो बरसों से प्रचलित है। अब वो वास्तविक है, अवास्तविक है, यह बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक कहानी के रूप में यह बहुत ही वर्षों से प्रचलित है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है ऊनाकोटी का अर्थ। तो देखिए, ऊना का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ऊनाकोटी में शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियाँ, यानी 1 कोटि से 1 कम मूर्तियाँ जो है वह आपको मिलेगी। और यह स्थान जो है वह त्रिपुरा में स्थित है। नाम है ऊनाकोटी और यह एक दार्शनिक प्लेस है बच्चों। यह एक दंत कथा है और इसके अनुसार यहाँ शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियाँ हैं। इस कारण इसका नाम ऊनाकोटी पड़ा और यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है बच्चों। तो कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पर जो वीडियो बनाया गया उसे अवश्य देखें ताकि ये दंत कथा आपको पता चले। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, गंगा अवतरण की कथा जो है वह वर्षों से प्रसिद्ध है और सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर गंगा का अवतरण जो है वह राजा भागीरथ की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ था बच्चों? राजा भागीरथ की वजह से। राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? अपने पूर्वजों की भटकती हुई आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। तो चलिए इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं। यहाँ पहाड़ी को काटकर शिव की विशाल आधार मूर्ति बनी है। यहाँ भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण को चित्रित किया गया है कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ने दें। इससे गंगा का वेग घट गया। यही गंगा भागीरथी कहलाई। यहाँ गंगा क्या कहलाई है बच्चों? भागीरथी। तो जब गंगा पृथ्वी पर आ रही थी तो उनका वेग बहुत अधिक था, तो इससे भागीरथ को यह भी डर था कि कहीं पृथ्वी उनकी वेग से धंस न जाए। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कुल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? तो ये जो पूरी कहानी है बच्चों, यह पूरी कहानी कुल्लू कुम्हार पर ही आधारित है। तो यह कुल्लू कुम्हार जो है यह ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है?
क्या आपने इस पर बने हुए वीडियो को देखा है? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यह कुल्लू कुम्हार जो है वह किस प्रकार ऊनाकोटी से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, यह मुख्य पात्र है इस दंत कथा का। कुल्लू कुम्हार माता पार्वती का भक्त होता है और वह माता पार्वती और शिव के साथ कहाँ रहना चाहता है? कैलाश पर। तो माता पार्वती तो इसके लिए मान जाती हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ धर्म संकट में पड़ जाते हैं। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह माता पार्वती से कहते हैं कि यदि कुल्लू कुम्हार एक रात में मेरी 1 कोटि मूर्तियाँ बनाएगा तभी मैं इसे कहाँ ले जाऊँगा? कैलाश पर। कुल्लू कुम्हार इसके लिए मान जाता है और वह रात भर मूर्तियाँ बनाता रहता है। सुबह माता पार्वती और भोलेनाथ आते हैं, मूर्तियों को गिनते हैं। 1 कोटि में से बच्चों 1 मूर्ति कम होता है और इस वजह से भोलेनाथ जो हैं वह कुल्लू कुम्हार को कैलाश पर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि 1 मूर्ति कम होती है। तो यह एक बहाना बन जाता है उनके लिए कि कुल्लू ने 1 मूर्ति कम बनाई है, इसीलिए उसे हम कैलाश पर नहीं ले जाएंगे। तो यह दंत कथा जो है वह ऊनाकोटी में प्रसिद्ध है। चलिए इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे वो देखिए। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि ऊनाकोटी की मूर्तियों का निर्माण कुल्लू कुम्हार ने किया था। वह पार्वती का भक्त था। वह शिव पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर डालने पर शिव जी तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि उसे 1 रात में शिव की 1 कोटि यानी 1 करोड़ मूर्तियाँ बनानी होंगी। जब भोर हुई तो मूर्तियाँ 1 कोटि से 1 कम निकली। ऊना का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। इस युक्ति से शिव को कल्लू से पीछा छुड़ाने का बहाना मिल गया। कल्लू को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। इस प्रकार कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से जुड़ गया कि ऊनाकोटी में जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं भगवान भोलेनाथ की, वह किसने बनाई है? कल्लू कुम्हार ने। चौथा प्रश्न है, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी हुई है? तो बताना है बच्चों कि यह जो कथन उन्होंने कहा है कि मेरी पीठ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। झुरझुरी सी दौड़ जाना यानी भय की वजह से पूरा शरीर जो है वो कांप जाना। तो यह किस घटना की वजह से लेखक कहते हैं कि किस वजह से उन्हें इतना डर लगा, उनके मन में इतना भय आया? तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक के इस कथन के पीछे यह घटना जुड़ी है। लेखक त्रिपुरा में शूटिंग करने में व्यस्त था। उसे CRPF के जवान सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। इन सुरक्षा कर्मियों ने लेखक का ध्यान निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ खींची। 2 दिन पहले सेना का एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। यह सुनकर लेखक की रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? अब आपको यह बताना है कि त्रिपुरा में बहुधार्मिक समाज जो है वह कैसे निवास करता है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? त्रिपुरा में बहुधार्मिक समाज का मुख्य वजह क्या है बच्चों? देखिए इसका मुख्य वजह है कि त्रिपुरा जो है वह उत्तर, पश्चिम और दक्षिण यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों, किस देश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद पूर्व में यह सटा हुआ है किससे? असम और मिजोरम से। तो इस वजह से त्रिपुरा में अनेकों धर्म के लोग जो हैं वह आकर के निवास करते हैं, इसीलिए बहुधार्मिक समाज इसे कहा जाता है। देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहते हैं, इससे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना है। यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियाँ और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है।
अगरतला के बाहरी हिस्से में एक सुंदर बौद्ध मंदिर भी है। यहाँ शिव की उपासना भी की जाती है। छठा प्रश्न है बच्चों, टिलियामुड़ा कस्बे में लेखक का परिचय किन दो प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था? तो आपको बताना है बच्चों कि टिलियामुड़ा कस्बे में लेखक जो हैं वह किन दो प्रसिद्ध लोगों से मिले थे। तो एक तो किससे मिले थे? हेमंत कुमार जमातिया से, जो क्या थे? वहाँ के जिला परिषद थे और साथ ही लोक गायक भी थे। दूसरी मुलाकात उनकी हुई थी मंजू ऋषिदास से। वह एक समाज सेविका थी और गायिका भी थी। तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, जो टिलियामुड़ा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषिदास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक हस्तियों से हुआ। हेमंत कुमार पहले कभी पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, पर अब वे जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। मंजू ऋषिदास रेडियो कलाकार के अतिरिक्त नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। वे निरक्षर थी, पर उन्हें अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता अर्थात स्वच्छ पेयजल की पूरी जानकारी थी। उन्होंने वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंटें बिछवाने के लिए कार्य किया था। सातवां प्रश्न है, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के मुख्यालय कैलाश शहर में जिलाधिकारी से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को यह जानकारी दी कि आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बरक्स TPS की केवल 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। त्रिपुरा की TPS का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। आठवां प्रश्न बच्चों, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। इसका उत्तर होगा, त्रिपुरा में आलू की खेती के साथ साथ अनेकों घरेलू उद्योग चलते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना, गले में पहनने की मालाएं बनाना, अगरबत्ती के लिए सीकों को तैयार किया जाता है। यह गुजरात और कर्नाटक भेजी जाती है। अन्य घरेलू उद्योगों में माचिस, साबुन, प्लास्टिक, जूते, कपड़े आदि के घरेलू उद्योग सर्वप्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो इस कहानी में लेखक जो है वो अपनी यात्रा वृत्तांत को हमारे साथ साझा करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। प्रश्न अभ्यास में अगर आपको कोई समस्या हो या आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।